हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जीडी साइंस क्लास में। तो जीडी साइंस क्लास में काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी, बट अब मैं वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ आपको। और मैं आज आपके लिए लेक्चर जो लेके आई हूँ या प्रश्न जो आपका लेके आई हूँ, वो हम यूरोप पे बात कर रहे थे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है और यूरोप में राष्ट्रवाद किन परिस्थितियों में हुआ या क्या कारण बना, यूरोप के राष्ट्रवाद को किस चीज़ों से प्रेरणा मिली, किन कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर बहुत तेजी से फैली, उस पर हम बात करेंगे। ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज़्यादा कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके बीच में मैं ये क्वेश्चंस को लेके आऊँ। तो मैं आपके बीच में लेके आई हूँ और मैंने बोर्ड पे लिख रखा है शॉर्ट में करके, और बाकी मैं लेक्चर के थ्रू आपको बताऊँगी। तो जो भी मेरे बोले हुए शब्द होते हैं उसे आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ताकि आपकी एक नोट्स प्रिपेयर होती चली जाए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही ज़्यादा करीब है। रिवीजन के लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे नोट किया कीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब आइए बात करते हैं, ठीक है। तो बात क्या कर रहे हैं हम, एसएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। एसएसटी में ये 10th क्लास की एसएसटी है, ठीक है, अंजलि मैम द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है। तो क्वेश्चंस क्या है हमारा, अब ये देखते हैं। तो क्वेश्चंस है हमारा, ये प्रश्न है आपका, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के लिए कौन सी परिस्थितियां थी जो यूरोप में राष्ट्रवाद को उदय होने के लिए जरूरी थी, यूजफुल थी, क्यों हुई, तो उस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है, पहले राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है वो आपकी ऐसी विचारधारा या ऐसी, आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो ऐसी सोच है लोगों की जो आपकी ये बोलती है कि वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी दृष्टि से वो एक होनी चाहिए। मीन्स सबको अपने हक चाहिए, सबको अपनी आज़ादी चाहिए, वो कोई भी देश हो, कुछ भी हो। तो ये जो राष्ट्रवाद था ये 18वीं शताब्दी तक तो नहीं था, 18वीं शताब्दी तक राष्ट्रवाद नहीं था। लेकिन जैसे ही आपकी 19वीं शताब्दी आती है तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद अपने मतलब यूरोप के राज्यों में, यूरोप के देशों में धीरे धीरे फैलने लगता है, और यूरोप से इसकी लहर उठती है, यूरोप से इसका प्रारंभ होता है, और बाद में आगे जाकर के बहुत से देशों में राष्ट्रवाद की लहर बहुत ज़्यादा ही प्रबल हो जाती है, और सभी देश अपने आप को कह सकते हैं आप कि आज़ाद कराने में सक्षम होते हैं, या फिर आज़ाद कराने की कोशिश में कामयाब होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण पैदा हो, एकीकरण, लोगों को एक करने की बात, ठीक है, पैदा हो, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। मीन्स अपने राज्य के प्रति वो भावना किसके लिए होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति वो भावना होनी चाहिए कि सभी लोग हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में एक समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी तरीके से वो भिन्न नहीं है, सब एक हैं। तो उनके लिए कानून भी एक होना चाहिए, नियम भी एक होने चाहिए, सारे कुछ एक होने चाहिए। एकीकरण की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एकीकरण की। वो आपकी राजनीतिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, सब में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने बताया 18वीं शताब्दी तक नहीं था, क्या नहीं था, राष्ट्रवाद नहीं था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ है, ठीक है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो रहा है, और ये लहर जो है आपकी राष्ट्रवाद की वो पूरे यूरोप में फैल रही है, बहुत ही तेजी से फैल रही है। समझ आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि क्या कारण रहे हैं उसकी उदय के, कारण पे बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। फर्स्ट कारण ये है आपका, ठीक है, पहला कारण मध्यम वर्ग का उदय। दो वर्ग थे उस टाइम पे, एक तो आपका कुलीन था और दूसरा था दास या कृषक वर्ग, ठीक है, दो वर्ग थे।
मैंने बताया था पहले वीडियो में, मैंने जब बात की थी यूरोप के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि दो वर्ग थे आपके, और ये जो दोनों वर्ग थे, ये एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, एक वर्ग को कुछ भी नहीं प्राप्त था। उन्हें अपने लिए कोई भी अधिकार तो छोड़िए आप, उन्हें अपने खाने तक की व्यवस्था करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये उस टाइम पीरियड के लोग होते तो आपको जरूर बताते, बट हिस्ट्री हमें बता रही है, इतिहास एसएसटी हमें बता रहा है। ठीक है, तो कुलीन तथा दास और कृषक वर्ग के लोग थे, तो इन लोगों को किसी तरीके के कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो इनको क्या चाहिए थे? इनको चाहिए थे अपने अधिकार, क्योंकि राष्ट्रवाद की लहर अब यूरोप में फैलने लगी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं यही लोग थे राष्ट्रवाद के उदय के लिए कारण थे। ठीक है, तो क्या हुआ? औद्योगिकीकरण के कारण नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। औद्योगिकीकरण हो रहा है, कई सामाजिक समूह अस्तित्व में आ रहे हैं। ठीक है, श्रमिक तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोग से बने हैं। ठीक है, क्या बात हो रही है कि औद्योगिकीकरण हुआ है, समूह सामने आ रहा है, सामाजिक समूह, और समूह में कौन कौन है आपका? फिर से रिपीट कर देती हूँ, कौन कौन है? श्रमिक तथा मध्यम वर्ग थे। ठीक है, यही लोग थे आपके, श्रमिक वर्ग के थे और मध्यम वर्ग के थे। लेकिन अब ये लोग क्या सामाजिक समूह में नहीं आ रहे, ये क्या बन रहे हैं? ये उद्योगपतियों के रूप में सामने आ रहे हैं, व्यापारियों के रूप में यही लोग सामने आ रहे हैं, सेवा क्षेत्र में भी ये लोग सामने आ रहे हैं। तो इन लोगों से जो समूह बन रहा है वो इन्हीं श्रमिकों और मध्यम वर्ग के लोगों से बन रहा है। अब इन्हें, और जो पहले के जो लोग थे, जो पहले के लोग थे, उनके जो भी विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको अब समाप्त कर दिया जा रहा है। अब उनके अधिकारों को समाप्त करके सभी को समान अधिकार प्राप्त दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय एकीकरण के विचार को यही भावना आपके बढ़ावा दे रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, आई होप बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरा आपका क्या है? सेकंड वाला आपका क्या है? उदारवादी विचारधारा की शुरुआत। उदारवाद क्या था, पहले ये बात करते हैं। उदारवाद था आपका कि सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो, यही थी आपकी उदारवादी विचारधारा। ठीक है, तो इसके समक्ष देखिए, मैंने बताया ना विशेषाधिकार प्राप्त थे, मध्यम वर्ग को नहीं थे, उच्च वर्ग को थे विशेषाधिकार। तो यही है आपकी कि शुरुआत जो होती है 19वीं शताब्दी में उदारवाद ने या उदारवादी विचारधारा ने जन्म लिया। अब जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो उनमें नई सोच, नई विचारधारा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इसी तरीके से एक उदारवादी विचारधारा लोगों में उत्पन्न हो रही है, जिसमें उन्हें केवल इतना पता है कि हम सबको अब बराबरी का अधिकार चाहिए, चाहे वो कानून के समक्ष हो या किसी के भी समक्ष हो, बराबरी का अधिकार चाहिए। तो मध्यम वर्ग के लिए व्यक्ति की आजादी सबसे इंपॉर्टेंट थी, और क्या थी? कानून के समक्ष बराबरी। जैसा कि मैंने बताया, मध्यम वर्ग को अब कानून के समक्ष बराबरी चाहिए थी। आपसी सहमति से बनी सरकार, ये चाहते थे कि जो सरकार बने वो आपसी सहमति से बने, इनमें इनका भी मतदान या इनका भी सहमति, इनकी मध्यम वर्ग की भी सहमति बहुत जरूरी है जो भी सरकार बनेगी, ऐसा ये चाहते थे। कौन चाहते थे? मध्यम वर्ग के लोग चाहते थे अपनी आजादी के थ्रू। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या था? अगर आप बात करें आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद आप कह सकते हैं कि उनका मानना था कि जो भी व्यापार करते हैं हम, उसमें हमें किसी प्रकार का राज्य का, आप कह सकते हैं राज्य का, उन्हें किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहिए था। मीन्स अगर वो अपने व्यापार में वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन्हें राज्य का नियंत्रण उस पर नहीं चाहिए था। उन्हें अपनी आजादी से करने का व्यापार अधिकार चाहिए था। ठीक है, और यही भावना आपके
ये उदारवादी भावना, ये भावना कौन सी भावना है? उदारवादी भावना है। और यही उदारवादी भावना आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बन रही है। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड वाला। तो थर्ड क्या है आपका? यूनान का, ठीक है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आजाद कराने की, और हमें न्यूज मिलती है कि एक अन्य राज्य है जिसने अपने आप को आजाद करा लिया है, जिसने अपने हक की लड़ाई को जीत लिया है, ठीक है, विजय प्राप्त कर ली है। तो उसको सुन करके हमें और मोटिवेशन मिलता है, हमारे दिमाग में इस तरीके की थिंकिंग आने लगती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जिस टाइम पीरियड पे यूरोप में ये चल रहा था, ठीक है, क्या चल रहा था? राष्ट्रवाद की भावना चल रही थी, राष्ट्रवाद अपने आप को यूरोप आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पीरियड पे यूनान में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और वो स्वतंत्रता संग्राम यूनान जीता था, और कुस्तुनतुनिया की एक संधि हुई थी। कुस्तुनतुनिया की क्या हुई थी? संधि हुई थी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मैंने, यूनानियों का आजादी संघर्ष, ठीक है, 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसका? यूनानियों का। काफी टाइम लगा आपको, 2 साल 3 साल जितने भी लगे, काफी टाइम लगे आपको इनको। किसको? यूनानियों को। बट इन्होंने अपनी विजय प्राप्त करके अपने आप को आजाद करा लिया। ठीक है, ठीक है। तो ये 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि, बताया मैंने, कुस्तुनतुनिया की संधि। जब कोई देश विजयी होता है या फिर उनके बीच में समझौता होता है तो एक तरीके की ट्रीटी, एक तरीके की संधि बनाई जाती है। उस संधि पे लिखा रहता है कि कौन सा देश किस तरीके के हारने वाले के लिए एक नियम बनाता है, जीतने वाला राज्य, राष्ट्र। तो उस तरीके की ट्रीटी तैयार की जाती है। तो वही थी आपकी कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान की एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, उसमें ये हुआ कि यूनान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, और ये जो यूनान की एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात हुई, जो उन्हें मान्यता मिली, यही कारण अन्य देशों के लिए प्रेरणा बना कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके की बात होती। अब आगे देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट। चौथा जो है आपका, वो है संस्कृति की भूमिका। ठीक है, संस्कृति ने किस तरह से यूरोप में आपके राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चौथा है ये आपका। तो देखिए क्या है, जैसे कि जिस प्रकार से मतलब कि आपके विद्रोह हुआ करते थे, उसी तरीके से संस्कृति भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी आपकी इस भावना को प्रबल करने के लिए, अग्रसर करने के लिए। ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, जिस समय पे आपके विद्रोह हो रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरणा मिल रही थी, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आपका कला, काव्य, कहानी, इन सब ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप कह सकते हैं कि जैसे कोई किसी को, आप कह सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, ऐसे वीर पुरुष थे जिनको इतिहासकारों ने लेखों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उनमें पत्रिकाओं के माध्यम से, बुक के माध्यम से उनकी भावना को और तीव्र किया था कि अब हाँ, हमें आजाद होना है, तो हमें अपनी आजादी चाहिए। तो इस तरीके के जो आर्टिकल उस टाइम पे आते थे, जो इस तरीके की पत्रिकाएं आती थी, बुक्स वगैरह आती थी, लिखी जाती थी लेखकों द्वारा, या नाटक किए जाते थे, नृत्य किए जाते थे, तो ये सब भी लोगों में, जन में आप कह सकते हैं, नागरिकों में या फिर क्रांतिकारियों में एक प्रबल इच्छा को जागृत कर देती थी, प्रबल इच्छा जागृत कर देती थी आजादी के लिए। ठीक है, अपने अधिकार के लिए, राष्ट्रवाद के उदय के लिए। ठीक है, तो लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कला, काव्य और कहानी और संगीत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपकी किस चीज में? राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है, राष्ट्रवाद की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट की जाती थी उस समय पे। ठीक है, इस तरीके से संस्कृति जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका
में थी उस समय पे आपकी 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं 5 पॉइंट क्या है हमारा, पांचवा नंबर क्या है, भाषा। भाषा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भाषा भी राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही, मतलब जहां पे आप कह सकते हैं उन्हें आजादी के लिए कोई चीजें नहीं मिलती थी, उन्होंने भाषा को माध्यम बना लिया और विद्रोह कर दिया, अपनी आजादी की मांग कर दी। तो इस तरीके का आपका कहां पे हुआ था, देख लीजिए, हुआ था रूसी कब्जे के बाद पोलैंड, कहां पे, पोलैंड में रूसी भाषा को लाद दिया गया था। क्या कि अब आपकी भाषा जो रहेगी रूसी ही रहेगी, आपको यही भाषा का प्रयोग करना होगा। ऐसी अन्य देशों में भी, अन्य जगहों पे भी ऐसा हुआ था कि बाधित कर दिया गया था लोगों को कि जो भाषा आपको बोली जा रही है आप वही यूज करेंगे, उसके अलावा अगर आपने किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा, या अन्य तरीके के दंडों का प्रावधान कर दिया गया था। तो इसे माध्यम बनाया उन्होंने राष्ट्रवाद के उदय के लिए। ठीक है, तो रूसी भाषा जो है आपकी वो लाद दी गई थी। ठीक है, तो इसके बाद इसके सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बना लिया। ठीक है, और जो चर्च के आयोजन में पोलिश भाषा का प्रयोग पादरियों और बिशपों ने किया था, चर्च के आयोजन में इस भाषा का प्रयोग किया था, तो ये कारण बन गया उनके बंदी बनने का कारण बन गया किसके, पादरियों और बिशपों का, जो पोलिश भाषा का प्रयोग उन्होंने चर्च के आयोजन में कर लिया। जबकि उन्हें क्या बोला गया था कि आप उपयोग करेंगे केवल और केवल रूसी भाषा का, लेकिन उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया तो उन्हें बंदी बना लिया गया, दंडित किया गया, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में, और 6 पॉइंट क्या है हमारा, जन विद्रोह। अब जहाँ पे इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आजादी की लहर दौड़ी है, राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे जगह, कुछ तो ऐसा होगा जहां अभी भी ये लहर नहीं पहुंची है, तो उनकी बात हो रही है जन विद्रोह में आपके। तो 1830 ईस्वी में यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, काफी तेज यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही है। उसके अन्य कारण है, व्यापारिक दृष्टि से यूरोप बढ़ रहा था, आपका आजाद हो रहा था यूरोप में बहुत सारे गतिविधियां ऐसी होने लगी थी जिसके कारण यूरोप अग्रसर हो रहा था इन सब में, तो लोग जाकर के वहां बसने लगे, रहने लगे, तो तेजी से वृद्धि होने लगी यूरोप में। ठीक है, और ये जो वृद्धि थी ये उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था। ठीक है, कुलीन वर्ग, ये वृद्धि कहाँ पे थी ज्यादा, जहां पे कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, मीन्स वहां पे कोई चेंज नहीं आया था, अभी भी वहां तक आजादी आपकी, राष्ट्रवाद आपका, उदारवादी विचारधारा अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। और आपका कृषक या श्रमिक वर्ग जो था अभी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, अभी भी उसे अपने अधिकारों के बारे में ठीक से कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी ज्ञात नहीं था। ऐसी जगहों में जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। तो कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे शहर थे, ठीक है, गांव और शहर में कई कारणों से अब भी गरीबी थी। ठीक है, ओके बच्चों, क्या थी, अभी गरीबी थी, और विद्रोह आरंभ हुआ। तो ऐसी जगह पे क्या हुआ, अब विद्रोह आरंभ हो गया, भाई हमें खाने पीने को नहीं मिल रहा है, हमें रहने को नहीं मिल रहा है ठीक से, हमें एकदम नीचे दबाया जा रहा है, नीचे से भी नीचे दबाया जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उभरने के लिए विद्रोह करेंगे। तो वो विद्रोह होता है आपका, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी सरकारें कमजोर पड़ने लगी और राष्ट्रवाद की भावनाएं आपकी विकसित होने लगी। जब एक सरकार, रूढ़िवादी सरकार कमजोर पड़ेगी तो राष्ट्रवाद तो ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ आने लगेगा, अग्रसर होने लगेगा, विकसित होने लगेगा। तो बच्चों आपको समझ में आया जो हमने आज बात की थी राष्ट्रवाद के बारे में, और राष्ट्रवाद क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन उसके लिए उत्तरदायित्व हुआ यूरोप के राष्ट्रवाद के लिए, इसके बारे में आज हमने बात की थी। ये क्वेश्चन था हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।